जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये आज डे 29 अगस्त 2025 का है। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें आज आपका एंशिएंट हिस्ट्री में दक्षिण भारत का इतिहास, गुप्त साम्राज्य, वर्धन वंश, यानी कि आज आपका एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है और बिहार स्पेशल तो आपको कंप्लीट हो ही गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और देखिए आप एक तारीख के रेडी रहिएगा, आप लोग को शेड्यूल में जारी कर दूंगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से जो शेड्यूल आएगा मैं ऑलरेडी पीडीएफ टेलीग्राम में भेज दूंगा। अगर आपका जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको पूरे अच्छे से क्या कीजिएगा, डिस्कशन कर लीजिएगा। मैं 31 अगस्त को मैं क्या करूंगा, इसको मैं शेड्यूल को भेज दूंगा। और प्लीज फ्रेंड्स वही टाइम पे आप जुड़ जाइएगा। डेली जो शाम में आपको वीडियो अपलोड होता है वैसे आप देखिएगा, और मैं कोशिश करूंगा पूरा वीडियो कंप्लीट करो। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कल भी आप लोग का होमवर्क सीरीज आने वाला है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कल बायोलॉजी का आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो बायो का हो जाएगा कल। तो कल भी क्लास रहेगा, आई थिंक संडे को भी क्लास रहेगा, क्योंकि कुछ और सिलेबस बच्चे में देखिएगा। जैसा होगा मैं आपको बता दूंगा, लेकिन कल आपका क्लास रहेगा, कल आपको वीडियो मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सो ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि विश्व बैंक द्वारा समर्थित केरा परियोजना से संबंधित कथनों पर विचार करें। अब केरा परियोजना मतलब केरल की परियोजना, बिल्कुल सही है। अगले 5 वर्ष से हेतु लागू होगा, ये भी सही है। केरा परियोजना जो अगले 5 वर्षों तक लागू होगा। और उद्देश्य रबर, इलायची की उत्पादन, किस्में की पुनः खेती शुरू करने का, ये भी आपका सही था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सभी के आपके सही है। आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं कि विश्व स्तर पर रबर का उत्पादन सबसे ज्यादा किस देश में, तो थाईलैंड में होता है। ध्यान रखिएगा, विश्व स्तर पर जो रबर का उत्पादन कहाँ, थाईलैंड में होता है। अगर हम बात करते हैं क्या विश्व स्तर पर इलायची का उत्पादन कहाँ होता है, तो अफ्रीका में होता है। कहाँ पे होता है, अफ्रीका में इलायची का उत्पादन होता है। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो याद रखिएगा कि भारत में सबसे ज्यादा जो रबर का उत्पादन केरल में होता है। अगर हम बात करें इलायची का, तो इलायची का भी उत्पादन कहाँ होता है, तो केरल में होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि विश्व बैंक द्वारा न कृषि निर्यात पर समझौता किससे किससे हुआ है, तो यूपी से हुआ है। यूपी, उत्तर प्रदेश से विश्व बैंक द्वारा कृषि निर्यात पर समझौता उत्तर प्रदेश से हुआ है, भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो बिहार की जो सब्जी, इसको तरकारी कहते हैं अपने लैंग्वेज में। बिहार की तरकारी ऐसी है, बिहार की तरकारी का निर्यात न कहाँ पे, तो यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन में किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये हाल ही का डेटा 2 नंबर है क्या कि बाली यात्रा महोत्सव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। यह एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है, तो बिल्कुल सही है। देखिए बाली यात्रा महोत्सव ना, ये एशिया महाद्वीप का ओपन एयर सबसे बड़ा व्यापार मेला है। यह पश्चिम बंगाल में आयोजित है। तो देखिए बाली जो यात्रा महोत्सव है पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि उड़ीसा में, कहाँ पे, तो बल्कि उड़ीसा में इसका आयोजन किया जाता है। यह कार्तिक पूर्णिमा का दिन आयोजित है, ये आपका सही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 3 सही है, 2 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं कल भी आपको बताया था यात्रा महोत्सव, सुनेगा। अगर बात करते हैं यात्रा महोत्सव की, तो यात्रा महोत्सव होता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, धनु यात्रा महोत्सव कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ होता है, उड़ीसा में। ठीक है, मेदाराम यात्रा होता है तेलंगाना में। मेदाराम यात्रा कहाँ होता है, तेलंगाना में होता है। अगर हम बात करते हैं बोनालू त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, एग्जाम में आने के पूरी संभावना क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। 3 नंबर क्या, अगस्त 2025 में एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि अगस्त 2025 में जो एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो राजगीर में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या, देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022, याद रखिए राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 हुआ था, इसका आयोजन बर्मिंघम में किया गया था। कहाँ पे, तो बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्र खेल जो है राष्ट्रमंडल खेल 2026 वाला कहाँ होगा, तो ग्लासगो में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका कि भारत 2027 में बिम्स्टेक खेलों का आयोजन करेगा, ये ध्यान रखिए। भारत जो है बोला है कि हम 2027 में जो बिम्स्टेक खेल होगा ना, इसका आयोजन करेगा कौन, तो भारत, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से, तो याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 जो हुआ था कहाँ होता, टोक्यो जापान में, कहाँ हुआ था, टोक्यो जापान में होता। अगर हम बात करते हैं क्या 2020 वाला जो था, 2020 वाला 2021 में होता कोविड-19 के कारण। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 वाला कहाँ हुआ है, तो पेरिस में हुआ है। 2028 वाला कहाँ होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। और 2032 वाला कहाँ होगा, 2032 वाला होगा ब्रिस्बेन में होगा। 2036 वाला अपना देश भारत में होगा, ये ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा। 4 नंबर क्या कि देश का 56वां टाइगर रिजर्व से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। गुरु घासीदास तमोर पिंगलई टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, बिल्कुल सही है। जो हमारा देश का जो 56वां जो टाइगर रिजर्व है वो कौन है, तो याद रखिएगा गुरु घासीदास तमोर पिंगलई टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ये किस राज्य में है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में। किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ने यही है, गुरु घासीदास तमोर पिंगलई टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अब बात करते हैं क्या कि यह टाइगर रिजर्व 2800 वर्ग किलोमीटर से अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। देखिए 2800 किलोमीटर नहीं बल्कि 2863 होगा, 2863 किलोमीटर वर्ग के अनुसार ये दूसरा नहीं बल्कि ये तीसरा, भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। 2800
63 हो जाएगा वर्ग किलोमीटर, और ये अधिक विस्तार के कारण देश का दूसरा नहीं बल्कि देश का तीसरा टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं टोटल, वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, तो 58 है, 58 है। अगर हम बात करते हैं 58वां कौन है, तो माधव टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन आता है कि क्षेत्र के आधार पर मतलब क्षेत्र के आधार पर पहला टाइगर रिजर्व कौन है, तो याद रखिएगा नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, जो आपके आंध्र प्रदेश में। क्षेत्र के आधार पर पहला टाइगर रिजर्व कौन है, तो नागा अर्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, और दूसरा कौन है, तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में, ध्यान रखिएगा, ठीक। और आपको पता है कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन है, तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा एक, और ऑप्शन हो जाएगा एक सही है, दो गलत हो गया, तो सभी का मतलब कथन एक सही है, दो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर की, भारत के नए संचार उपग्रह जीसैट N2 से संबंधित तो विचार करें। देखिए स्पेसएक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से इसको लॉन्च किया, बिल्कुल आपका सही है। और ध्यान रखिए स्पेसएक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है कभी भी असफल आज तक नहीं हुआ है, ठीक है। और इस उपग्रह का वजन 4700 किलोग्राम है, ये भी आपका सही है, ये ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, और इसमें है क्या कि इसमें हवाई जहाज में उड़ान के दौरान मोबाइल इंटरनेट सुविधा मिल सकेगी, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे असत्य कथन है, तो इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य कथन है। और ध्यान रखिएगा अभी हम लोग जो आप देखिएगा कि आप जैसे भी एरोप्लेन पे जाते होंगे तो वहां पे क्या होता है कि आपको DND मोड या फ्लाइट मोड में बुलाया जाता है कि आप फोन को रख लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। तो इसीलिए क्या हुआ ना कि भारत ने नए संचार उपग्रह जिसका नाम है जीसैट N2, इसका पता क्या, इससे खुले आसमान में इंटरनेट की सुविधा आप ले सकते हैं, ठीक है ना, जीसैट N2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, अब देखिए अभी हाल ही में आपको पता है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए थे, ठीक है ना। और जब ये अंतरिक्ष में गए थे तो क्वेश्चन आता है कि देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति तो आपको पता है कि राकेश शर्मा है, पहले व्यक्ति कौन है, राकेश शर्मा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो शुभांशु शुक्ला। कौन है, तो शुभांशु क्या है, शुक्ला है। तो अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, शुभांशु शुक्ला है। लेकिन अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे व्यक्ति कौन है, शुभांशु शुक्ला है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है ना कि अंतरिक्ष में पहले किसान के रूप में कौन गया है, तो शुभांशु शुक्ला। याद रखिए वहां पे मूंग दाल ये सब का खेती करके आए हैं वो, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बनना होगा तो बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला 6 नंबर क्या कि राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ में से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ज्ञान कुंभ देखिएगा हम, अगर हम बात करते हैं इसका आयोजन पुदुचेरी में किया गया, बिल्कुल सही है, ज्ञान कुंभ का आयोजन पुदुचेरी में किया गया। और इस सम्मेलन में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सहयोग से आयोजित किया गया था, तो ये भी बिल्कुल आपका सही है। अब देखिए ये तो हो गया ज्ञान कुंभ, लेकिन आप सुने होंगे महाकुंभ, ठीक है, महाकुंभ। देखिए आपको पता है कि महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन किया गया, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपका क्या हुआ कि महाकुंभ का आयोजन किया गया। और ध्यान रखिएगा व्यापार महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया, पटना बिहार के गांधी मैदान में, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापार महाकुंभ का आयोजन पटना बिहार गांधीनगर में किया गया था, ये ध्यान मतलब गांधी जो गांधी मैदान है वहां पे किया गया था, ठीक है, पटना बिहार के गांधी मैदान में, ठीक। अगर हम बात करते हैं कि आपको पता है कि प्रयागराज का आयोजन 4 राज्यों में होता है, 4 राज्य में, मतलब जिसमें क्या आपका हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, यहाँ पे किया जाता है ये महाकुंभ का आयोजन। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 2 आपका दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहाँ किया गया। देखिए अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये बनेगा कि किसान कल्याण जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा। और ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन किया गया ना हिसार में, मतलब क्या 13वां राष्ट्रीय बीज कांग्रेस का उद्घाटन केंद्रीय किसान मंत्री कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हिसार में क्या किया, इसका आयोजन किया था। हिसार कहाँ है, तो हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका शुक्रियान मिशन 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था। देखिए ये तो डेट 2027 था, लेकिन देखिए अब एकदम फिक्स हो गया कि इसको 2028 में क्या किया जाएगा, शुक्रियान मिशन फर्स्ट को लॉन्च किया जाएगा 2028। और किस रॉकेट से, तो वही LVM M3 M1 रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं, अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं क्या कि मानव जो भारत का जो पहला मानव युक्त मिशन है जो गगनयान है उसको लॉन्च किया जाएगा, इसको भी 2027 तक 28 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए चंद्रयान 1 मिशन को लॉन्च किया गया 2008 में, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया 2019 में, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया 2023 में, चंद्रयान 4 को लॉन्च किया जाएगा 2027 में, और चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा 2035 में जापान के सहयोग से मिलकर लुपेक्स जो मिशन है जापान और भारत का सहयोग है उसमें 2035 में चंद्रयान 5 को लॉन्च किया जाएगा। तो ये लॉन्च याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर की IPL नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से, वो पता है अपना राज्य बिहार से है, समस्तीपुर जिला से वैभव सूर्यवंशी। और ध्यान रखिएगा ये 14 वर्ष में इनको चुना गया था, 13 वर्ष कुछ महीना में। और ध्यान रखिएगा कि अंडर-19 ये वैभव सूर्यवंशी है ना, तो अंडर-19 क्रिकेट में अस्थायी तौर पर शामिल किया गया और इनको डेली का 20,000 रुपया मिलता है, ध्यान रखिएगा। तो समझ रहे हैं क्रिकेट क्या ही किस्मत बदल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में पता है सोलर ट्री का कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में।
10 नंबर क्या कि ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए इसका आयोजन रूस में किया जा रहा था, बिल्कुल आपका सही है कि ब्रिक्स देशों के युवा साइंटिस्ट फोरम संबंधित जो कथन है, मतलब इसका आयोजन रूस में किया जाएगा। इसमें 40 वर्ष से कम उम्र के संस्कृत शामिल होंगे, बिल्कुल सही है। इसमें आईआईटी पटना के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर अभिनव कुमार सिंह भी शामिल हुए, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो इनमें से आपका अगर बात करते हैं सभी कथन का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन क्या है, सही है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या युवा विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया, ध्यान रखिएगा। युवा विज्ञान कांग्रेस का आयोजन करता कौन है, तो इसरो है, ठीक है। अब विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन यूएई में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्या कि इंटरपोल के नए महासचिव कौन बने, तो यार क्या कार्लोस ओंगला। कार्लोस ओंगला जो इंटरपोल के नए महासचिव बने। इंटरपोल का स्थापना हुआ था 1923 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, लियोन में है, लियोन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंटरपोल का, तो लियोन में, ध्यान रखिएगा। 12 नंबर क्या कि देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें, करते हैं विचार। अब देखिए अगर हम बात करते हैं, यह केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, बिल्कुल आपका सही है कि इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः राजेंद्र नगर थाना तेलंगाना और पट्टापुर वीएस थाना उड़ीसा रहा था, ये भी आपका सही है। अगर हम बात करते हैं देश का 7वां सबसे थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया था, ये भी आपका सही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर हम बात करते हैं पुलिस में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, प्रथम और द्वितीय, प्रथम स्थान पे राजेंद्र नगर थाना जो तेलंगाना का है और पट्टापुर बीएस थाना उड़ीसा का है। अगर बिहार की बात करें तो 7वां जो सबसे थाना राजीव नगर थाना पटना को चुना गया है, 7वां थाना, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं स्कॉच अवार्ड, याद रखिएगा कि स्कॉच अवार्ड अभी हाल ही में यूपी पुलिस को भी दिया गया, और स्कॉच अवार्ड ना ये आपका स्कॉच जो पंचायत अवार्ड है ये नागालैंड को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, इनमें से सभी क्या है, सत्य है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डब्ल्यूएचओ ने भारत में ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया, बिल्कुल सही है। ट्रैकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमण रोग है, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन गलत है, इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है, गलत है। आपको पता है डब्ल्यूएचओ का स्थापना कब हुआ, तो 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष तेद्रोस अधानम, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य नीति जारी की गई है, बोला गया कि जो भी पैंडेमिक रोग है ना के लिए समिति बनाई जाए, डब्ल्यूएचओ ने कहा, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। देखिए अगर हम बात करते हैं दाना चक्रवात जो अभी हाल ही में आया था, उसका नामकरण कतर किया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। विश्व मौसम संगठन के अनुसार दाना चक्रवात का नामकरण किस देश ने, कतर ने किया, ठीक है। अब यागी चक्रवात कहाँ आया था, दक्षिण चीन सागर में। यागी चक्रवात आया था दक्षिण चीन सागर में। रेमल कहाँ पे आया था, बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में आया था, उड़ीसा के तट पे रेमल आया था, ठीक है। इसका क्वेश्चन आता है रेमल का नामकरण किसने किया था, ओमान ने। रेमल का नामकरण किसने किया, ओमान ने, ठीक है। कुछ और चक्रवात देखिएगा। अगर बात करते हैं चक्रवात असना, अब याद रखिए असना ये पाकिस्तान के द्वारा नामकरण किया गया। अगर हम बात करते हैं क्या, अगर हम बात चक्रवात हमून, चक्रवात हमून ये ईरान ने नामकरण किया था। चक्रवात मंदोस ये यूएन ने नामकरण किया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारत के पहले जैव विनिर्माण संस्था ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं इसमें नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना, ये भी सही है। इसका गठन ANBI और CLEAB के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया, ये भी सही। राइट आंसर हो जाएगा सत्य कथन, इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी इसमें क्या है तो सत्य ही, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और भारत में जो जैव प्रौद्योगिकी विनिर्माण केंद्र कहाँ है, तो हैदराबाद में बनाया गया, ये ध्यान रखिए। भारत में जैव प्रौद्योगिकी विनिर्माण केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो हैदराबाद में। 16 नंबर क्वेश्चन है क्या कि जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य। देखिए अगर हम बात करते हैं जाति सर्वेक्षण की, तो यार तीसरा राज्य बना है तेलंगाना, पहला राज्य अपना बिहार है, ठीक है। और दूसरा राज्य कौन है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश। कौन है, आंध्र प्रदेश। और तीसरा भी कौन हुआ है, तो तेलंगाना हुआ है, ध्यान रखिए। अभी मतलब कि प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई थी, 1931 में, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। अगला आपका 17 नंबर के भारत की सैन्य खुफिया शहीदों के पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया। देखिए भारत के सैन्य खुफिया शहीदों की पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। कहाँ किया गया, तो पुणे में भारत की सैन्य खुफिया शहीदों पार्क उद्घाटन किया गया, ध्यान रखो। वार मेमोरियल दिल्ली में, याद रखिएगा। और देखिए जो भी कारगिल युद्ध में जानवर मरे थे ना, उनके लिए मेमोरियल बनेगा, मेरठ में बनाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वार मेमोरियल कहाँ, तो दिल्ली में। जानवरों के लिए जो मेमोरियल हॉल बनेगा कहाँ पे, तो मेरठ में बनाया जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका 18 नंबर की संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित कथनों विचार करें। इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में किया गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा। देखिए ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन था ना, इसका आयोजन तो कोलंबिया के कैली शहर में हुआ था, लेकिन इसको बीच में क्या कर दिया गया था, जो 2024 में जो प्रस्तावित था, तो ये 2024 में यही प्रस्तावित था कोलंबिया के कैली शहर में, लेकिन इसको बीच में क्या हुआ कि समाप्त कर दिया। लेकिन इसको बाद शेष कहाँ हुआ था, रोम इटली में। कहाँ पे हुआ था, रोम इटली में हुआ, ये ध्यान रखिए। रोम इटली में किया गया, ये कोलंबिया पहला गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा।
रोम इटली में हुआ, कोलंबिया में नहीं हुआ। तो पहला क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या सम्मेलन का विषय है प्रकृति के साथ शांति, बिल्कुल गलत है। देखिए इस सम्मेलन का विषय है जैव विविधता तथा सतत विकास। जैव विविधता विविधता जैव विविधता तथा सतत विकास इसका क्या है, तो थीम है। 2026 का कोलंबिया अध्यक्ष करेगा, तो नहीं 2026 का ना इसका अध्यक्ष अर्मेनिया करेगा। कौन करेगा, तो अर्मेनिया। कौन करेगा, अर्मेनिया। ये ध्यान रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी कथन सत्य कथन है, इनमें से कोई नहीं सत्य, सभी क्या है आपके असत्य। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्या है कि कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। मतलब कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 संबंधित है, तो इसमें भारत का 84वां स्थान प्राप्त हुआ था। बिल्कुल एक का सही है कि इसमें भारत का स्थान क्या मिला है, तो 84वां मिला है। ठीक है, और इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या इसमें वेल्थ ऑफ नेशन का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल आपका सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से हो जाएगा, देखिए आपका एक और दो से असत्य कथन पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा असत्य कथन हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं, बाकी सभी इसमें क्या है, तो सत्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भारतीय राजदूत की नियुक्तियां से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। राजीव कुमार सिंगला को फ्रांस के भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। बिल्कुल आपको सही है, ये खबर में है, ये अभी हाल ही में खबर में था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। राजीव कुमार सिंगला को फ्रांस के भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही है। और अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, ये भी आपका सही है। तो सत्य कथन कौन है, तो एक और दो आपको दोनों क्या है, सत्य है, ये ध्यान रखिए। अभी खबर में तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 21 नंबर क्या कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो संबंधी कथन विचार करें। मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया, बिल्कुल आपको सही है। मार्क रूटे ना नीदरलैंड के। नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य स्वीडन है और 31वां सदस्य कौन है, तो फिनलैंड है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं नाटो की, तो नाटो की स्थापना होता है 1949 में होता है, और इसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं क्या नाटो की, तो सुनिएगा कि नाटो की 2024 में बैठक कहाँ हुआ था, यूएसए अमेरिका में। 2024 में 2025 की बैठक कहाँ होगा, तो ध्यान रखिए हेग नीदरलैंड में नाटो का 2025 का बैठक होगा। ठीक है, असत्य कथन निम्न से कोई नहीं, सभी इसमें सत्य है। 22 नंबर की अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में किस राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखिए अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता में जो आपका छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ जो 174 पदक के साथ ये टॉप पे रहा था, ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर के प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी का संबंध किससे है, तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का निर्माण करना से संबंधित है स्ट्रॉबेरी, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। आपको पता है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, पता है, याद रखिएगा कंप्यूनेट। कौन है, तो कंप्यूनेट, ये है अमेरिका का, यूएसए का कंप्यूनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, तो कंप्यूनेट है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, कंप्यूनेट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। 24 नंबर के हाल ही में किस राज्य ने शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए थे। तो याद कि अभी हाल ही में मणिपुर में ये दंगा चल रहा है, तो वहां के जो शांति समझौते के कारण 10,000 लोग हथियार छोड़कर क्या मुख्य धारा में शामिल हो गए। अगला आपका 25 नंबर है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नए झंडे को लोगों को मतलब किया कि लोगों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। अभी हाल ही में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया, बिल्कुल आपका सही है। यहाँ पे प्रधानमंत्री दे देगा लेकिन ऑप्शन में, लेकिन याद रखिए राष्ट्रपति नहीं किए थे, ध्यान रखिएगा। इस ध्वज में अशोक चक्र, सर्वोच्च न्यायालय की भव्य इमारत और संविधान की पुस्तक अंकित है, ध्यान रखिएगा। ये संविधान की पुस्तक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ में तलवार नहीं बल्कि संविधान की पुस्तक होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये भी सही है। अशोक चक्र, धम्म चक्र या कानून का पहिया दर्शाता है, ये भी आपका सही है, राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सत्य, तो इनमें से सभी कथन क्या है, सत्य है, ये ध्यान रखिएगा। अब भारत सरकार, अब देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ ना कि भारतीय रुपया का ना डिजाइन को परिवर्तन किया, तो तमिलनाडु सरकार, ध्यान रखिएगा, भारतीय रुपया का डिजाइन को ना परिवर्तन कर दिया तमिलनाडु ने। याद किया भारत सरकार की भाषा को, फॉर्मूला को अस्वीकार किसने किया, तमिलनाडु ने। ये देखिए क्या ही बताया इसको, हम तमिलनाडु वाले को कुछ हम बोल ही नहीं सकते। चलिए आगे देखते हैं, इन लोगों का अलग ही कुछ नखड़ा रहता है। अगला 26 नंबर क्या, कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा, तो याद रखिएगा ये जो होगा ये हो जाएगा आपका बाधवन बंदरगाह। मतलब कौन सा बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा, तो बाधवन बंदरगाह। और ध्यान रखिएगा बाधवन बंदरगाह ये 14वां, भारत का 14वां पोर्ट है, ये नवीनतम है और 14वां पोर्ट है कौन, तो ये बांधव बंदरगाह, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्या कि सबसे नवीनतम अंतरराष्ट्रीय पोर्ट कौन है, तो विजिंझाम पोर्ट। याद रखिए क्वेश्चन आएगा कि सबसे ये तो 14वां हो गया, अगर क्वेश्चन आएगा कि सबसे नवीनतम अंतरराष्ट्रीय पोर्ट कौन है, तो विजिंझाम एयरपोर्ट, विजिंझाम पोर्ट है, और ये कहाँ का है, तो केरल का, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या कि कांडला बंदरगाह, ये कहाँ का, तो गुजरात का। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र का। और ध्यान रखिएगा कि बिहार के जो तरकारी का निर्यात नहीं मुंद्रा पोर्ट करेगा, कौन करेगा, मुंद्रा पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है मुंद्रा। बिहार के तरकारी, ऐसे आया था कि बिहार के तरकारी का निर्यात कौन करेगा, तो मुंद्रा पोर्ट किया जाएगा जो गुजरात में है, ये ध्यान रखिएगा।
अगला 27 नंबर की डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित कथनों पर विचार करें। अब अग्नि 4 मिसाइल से संबंधित कथनों पर विचार करना, देखिएगा अगर हम बात करते हैं अग्नि 4 मिसाइल के बारे में, तो देखिए यह परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। तो बिल्कुल आपका सही है कि जो अग्नि 4 मिसाइल है परमाणु क्षमता से लैस अग्निमता की सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है अग्नि 4, पहला सही हो जाएगा। अगर हम इसका मारक क्षमता 4000 किलोमीटर है, ये भी सही है। प्रक्षेपण वजन और पेलोड क्रमशः 17,000 किलोग्राम और 1,000 किलोग्राम है, ये भी आपका सही है। सत्य कथन इनमें से कोई नहीं, सभी क्या है सत्य है। और अग्नि 5 आपको पता है कि 2 इंजन द्वारा संचालित है और मिशन दिव्य शास्त्र चलाया गया था अग्नि 5 के लिए। तो 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 28 नंबर क्या कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए राजस्थान के किस जिले में विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो याद किया राजस्थान के ना, ये आपके अजमेर जिले में ना आपका वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अजमेर में। 29 नंबर के भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ किया गया? देखिए भारत का पहला संयुक्त कमांडर जो आयोजन किया गया ना, लखनऊ में किया गया, ध्यान रखिएगा। और नौसेना का संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में, याद रखिए। नौसेना का संयुक्त कमांडर सम्मेलन दिल्ली में, और वायुसेना का संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जोधपुर में। कहाँ हुआ? तो जोधपुर में। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे भारत का पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो लखनऊ में। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि नौसेना का संयुक्त कमांडर का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और वायुसेना का संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो जोधपुर में हुआ, ये ध्यान रखिएगा। अगला 30 नंबर की सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे? तो ब्रुनई, याद रखिए ब्रुनई के देश यात्रा करने वाले नरेंद्र मोदी जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने 2024 में। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संबंधित विचार करिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में पेरिस के आयोजन COP25 के दौरान हुई थी, बिल्कुल आपका सही है। 100वां पूर्ण सदस्य बना था पराग्वे बना था, ये भी सही है। 101वां पूर्ण सदस्य बना नेपाल बना, ये भी सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं क्या अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये पेरिस समझौते के तहत किया गया था, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर बैठक का आयोजन दिल्ली में होता है, ध्यान रखिएगा। और सौर से बनने वाली नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सीमा को बढ़ाकर 1 ट्रिलियन किया गया 2030 तक की, 1 ट्रिलियन हो जाएगा 2030 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पे क्या है सत्य है। अगला 32 नंबर की 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आयोजन 2028 में किस शहर में किया जाएगा? ये क्वेश्चन आपके हाल ही में एग्जाम में आया था, ध्यान रखिएगा। 18वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक आयोजन 2028 में लॉस एंजल्स में किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं 19वां कहने का मतलब कि 2032, 19वां कहने का मतलब 2032 वाला आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्रिस्बेन में किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2036 वाला यानी कि 20वां बोले तो 2036 अपना देश भारत में किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका 33 नंबर, और ये VVI कर लीजिएगा। चंद्रयान 4 मिशन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चंद्रयान 4 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर सफल लैंडिंग, वहां ड्रिलिंग करके मिट्टी का नमूना लेना और वापस पृथ्वी पर लौटना है, बिल्कुल आपका सही है। इसरो ने चंद्रयान 4 के विकास और लॉन्च को 2027 को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया, ये भी आपका सही है कि चंद्रयान 4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। और भारत सरकार ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2104.06 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की, ये भी आपका सही है। इनमें से सभी क्या हो जाएंगे? आपके सही हो जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि वायुसेना के 4 कमांडर को इसमें भी शामिल किया गया चंद्रयान 4 में, तो इसको VVI कर लीजिए, VVI, समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर की बायो राइड योजना से संबंधित कथनों पर विचार करें। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 22 से 2025 से 26 के दौरान इस योजना के लिए 9197 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुआ था, बिल्कुल सही है। इसको भी VVI कर लीजिएगा, ठीक है। ये बायो राइड योजना ये वित्त आयोग से है, ध्यान रखिएगा। और इस योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, अनुसंधान में तेजी लाना और उत्पाद विकास के सभी बढ़ावा देना, तो ये भी आपका क्या सही है। और यह 2030 तक भारत के 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था बनाने तथा विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है, तो ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर असत्य कथन तो इनमें से कोई नहीं है सत्य, बाकी सभी क्या है सत्य है। 35 नंबर की दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो उद्घाटन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में किया गया, ध्यान रखिए। दुनिया के सबसे ऊंचे 140 फीट ऊंचे बांस टावर का उद्घाटन किया गया छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 36 नंबर की हाल ही में चर्चा में रहा मनकेडिया समुदाय से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। मनकेडिया समुदाय ओडिशा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला छठा PVTG समुदाय है। तो देखिए ये जो है आपका बिल्कुल सही है कि जो मनकेडिया समुदाय उड़ीसा का है और ये निवास अधिकार पाने वाले छठे PVTG समुदाय है, ठीक है। और देश में सूचीबद्ध PVT समूह में सर्वाधिक संख्या उड़ीसा में है, 13 में, ये भी आपका सही, सबसे ज्यादा संख्या उड़ीसा में है। और गृह मंत्रालय द्वारा 75 जनजातीय समूह को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया, ये भी आपका सही है।
तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा असत्य कथन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। और ध्यान रखिए पीएम उन्नत जनजाति कार्यक्रम में 75 समुदाय को भी शामिल किया गया 2024 में। आया था कौन? तो पीएम उन्नत जनजाति। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं, सभी सत्य है। 37 नंबर क्या? स्पेस एक्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेसवॉक करना है? तो पोलारिस डॉन मिशन। पोलारिस जो डॉन मिशन है ना, स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया यह मिशन है जिसका उद्देश्य दुनिया का पहला निजी स्पेसवॉक कराना। और एलन मैक्स ने ना एक अमेरिकी पार्टी का गठन किया, बोला कि अगला साल चुनाव भी हम कर सकते हैं। और सबसे पूरे विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति यही एलन मस्क है। अब यहाँ से हिस्ट्री क्वेश्चन आता है, देखिए लेखक और विषय है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस के लेखकों ने विशाख दत्त है। और विशाख दत्त क्या होता है? विशाख दत्त इनकी पुस्तक नाटक है, ठीक है, नाटक। अगर हम बारामीर की बात करते हैं, एक ज्योतिषी है। और चरक की बात करते हैं, चिकित्सक है। और भास्कराचार्य क्या है? तो गणित है। ये ध्यान रखिएगा। अब पता है कि चरक न कनिष्क के दरबारी में थे। क्वेश्चन आता है कि चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे चरक। और ध्यान है विशाख दत्त, बारामीर और भास्कराचार्य ये जो थे ना, ये तीनों चंद्र द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये ध्यान रखिएगा। मतलब कि विशाख दत्त, बारामीर और भास्कराचार्य ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य सिद्धांतिका ये आर्यभट्ट की पुस्तक है और ब्रह्म सिद्धांतिका भास्कराचार्य की है। याद रखिए, सूर्य सिद्धांतिका आर्यभट्ट की और ब्रह्म सिद्धांतिका भास्कराचार्य की पुस्तक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी BCAD हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर के स्कंदगुप्त के कौम अभिलेख के अनुसार के मद्र ने किस धर्म की मूर्तियां स्थापित करवाई थी? तो स्कंदगुप्त के कौम अभिलेख के अनुसार किस धर्म की मूर्तियां स्थापित कराई थी? तो जैन धर्म की मूर्तियां स्थापित कराई थी। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए, हम नीचे दिए गए विकल्प को सही उत्तर का चयन करें। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कुछ गुप्त शासक भगवान शिव के उपासक थे? बिल्कुल सही थे, ठीक है। और मंदिरों में मूर्ति पूजा गुप्त काल से हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई थी, ये भी आपका सही है। और गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक समुदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति को पालन किया था, ये भी आपका सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी आपके कथन क्या है? सही है। प्राचीन काल के इतिहास के स्वर्ण का न गुप्त काल को गाया था, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर की सूची होगा, सूची 2 से मिलाइए। देखिए ये शासक है और ये अभिलेख है। देखिए कौन से शासक का संबंध किस अभिलेख से उसके बारे में? समुद्रगुप्त। अगर हम बात करते हैं समुद्रगुप्त का संबंध ये प्रयाग प्रशस्ति से है। चंद्र द्वितीय का संबंध महरौली स्तंभलेख से है। कुमार गुप्त का जो संबंध है वो किससे है? तो कुमार गुप्त का संबंध ये विल्सट से। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख से संबंधित है। आपको पता है भीतरी अभिलेख कहाँ है? तो ये गाजीपुर में है। और विल्सल कहाँ है? तो ये यूपी में है। प्रयाग प्रशस्ति भी यूपी है। महरौली में आपको पता है दिल्ली में। और महरौली का जो लौह स्तंभ है 3 टन सोने से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये भीतरी जो है ना, भीतरी में हुनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है भीतरी अभिलेख में, ये ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर अगर हम खोजा जाए तो इसको मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बता देते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 4। ए का 3, बी का हो जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर की गुप्त सम्राट चंद्र द्वितीय के संदर्भ में निम्न कथनों में सत्य है, बताइए इसमें से सत्य पूछा जा रहा है। तो उसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया, बिल्कुल सही है कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था। वह बौद्ध धर्मावलंबी था। देखिए बौद्ध धर्म को नहीं मानता था, पहले हिंदू धर्म अपनाया था, फिर बाद में जैन धर्म अपनाया। वह शक द्वारा पराजित नहीं, ये शक को पराजित किया था, ठीक है। तो गलत हो गया। संस्कृत कथा साहित्य कथा साहित्य सागर चंद्र द्वितीय के समय की रचना गया था, नहीं ये चंद्र द्वितीय के समय रचना नहीं किया था, बल्कि ये सोमदेव की रचना है। कथा साहित्य सागर जो है ना, किसकी रचना है? सोमदेव की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सोमदेव की रचना, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यही सही है, बाकी आपका गलत है। 43 नंबर की हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में, भी आपको पता है, ठीक है। और प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद में, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद स्तंभ या कौशाम्बी अभिलेख या इसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं। और ध्यान रखिए क्वेश्चन आता है कि लेटे हुए हनुमान जी का प्रतिमा कहाँ है? तो प्रयागराज में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 44 नंबर क्या है? अधोलिखित में कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? देखिए भूमड़ा का शिव मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर है, देवकट का दशावतार मंदिर जो है ना, ये देवकट का दशा ये भी है। और खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर ये नहीं है। ये खजुराहो का कंदरिया मंदिर ना, ये याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था, ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। बाकी आपका भूमड़ा का शिव मंदिर ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है, ये ध्यान रखिए। मतलब गुप्त शासक के अधिकतर मंदिर ना आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा देवगढ़ का दशहरा मंदिर ये कहाँ है? तो यूपी के झांसी में है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं आगे कि तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं और याद रखिएगा ये जो आपका खजुराहो का जो मंदिर है ना, खजुराहो का मंदिर ये पंचायतन शैली में बना हुआ मंदिर है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला 45 नंबर के श्लोक में रचित मंदसौर प्रशस्ति के रचनाकार और कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि थे। तो ये श्लोक में रचित मंदसौर प्रशस्ति के रचनाकार और कुमारगुप्त प्रथम के दरबारी कवि कौन थे? तो याद किया वत्स भट्टी थे। कौन थे? वत्स भट्टी। और ध्यान रखिएगा मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख ना ये अवस्थित कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और विशाख दत्त आपको पता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। और देवी चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। देवी चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। 46 नंबर की गुप्तकालीन मंदिर और उनके प्राप्ति स्थलों के संबंध में कौन सा उगम सही नहीं है?
देखिए, ईरन का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में है और ये विष्णु भगवान का मंदिर है। और ये भूमड़ा का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी किया जाएगा, गलत हो जाएगा। 47 और ये कौन सा नाटक में गुप्त काल के गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो किसमें? तो अभिज्ञान शकुंतलम में। अभिज्ञान शकुंतलम में ना गरीब मछुआरों के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई। आपको पता है अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, मेघदूतम कालिदास की रचना है, मृच्छकटिकम किसके? तो शूद्रक की है, हर्षचरित किसके है? तो बाणभट्ट की, मुद्राक्षर के, विशाखदत्त की। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आते हैं मैच करने के लिए, ठीक है। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि हम बोरिंग लग रहा होगा, तो ऐसा मत कीजिए, बोरिंग आपको नहीं लगता है फ्रेंड। देखिए आपको क्या होगा, 10 मिनट आपको ज्यादा समय लगेगा लेकिन अच्छे से तो डिस्कशन हो जाएगा ना, कम से कम सुनेंगे, बार बार सुनेंगे वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ रिविजन करवाऊं, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि रिविजन करना, देखिए फ्रेंड्स मैं आप ही लोग करवाता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन करना, रिविजन करने से बहुत सारा चीज याद होता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको रिवीजन करवा दूं प्लीज। आप लोग लाइक नहीं करते ना, इसीलिए लाइक नहीं करते हमको पता है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मैं देखिए आप ही लोग की मैं कोशिश करता हूँ बनाओ, लेकिन आप लोग को अच्छा नहीं लग पाता है तो हम अब तो कुछ बोल ही नहीं सकते आप लोगों को। लेकिन ध्यान रखिएगा ये आप लोग के लिए फायदा के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए भानुगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है जहां से प्रथमतः सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य मिलता है? देखिए भानुगुप्त से संबंधित कौन सा अभिलेख है जहां पे से प्रथमतः सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है? तो सती प्रथा का एरन अभिलेख में ना सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, ये ध्यान के। एरन अभिलेख वेस्ट बंगाल में है, हाथीगुम्बा अभिलेख उड़ीसा में, एक खारवेल राजा के नाम से हाथीगुम्बा अभिलेख, ये ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में है और बिल्सन अभिलेख कहाँ पे? तो ये आपके यूपी में है। 49 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नागनंदा हर्ष ने सही है, मुद्राक्षर विशाखदत्त ये भी सही, मृच्छकटिकम शूद्रक सही है, रत्नावली राजेश्वर नहीं, रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। और ये जो राजेश्वर जो है ना, ये याद रखिए काव्य मीमांसा, काव्य, ये आपके काव्य मीमांसा उसके लेखक कौन है? तो राजेश्वर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। रत्नावली कौन हो जाएगा? तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1 2 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 50 नंबर के फहियान एक प्रसिद्ध चीनी यात्री था जो निम्नलिखित में से किस शासक के समय आया था? तो पता है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, फहियान आया था ना। और ध्यान रखिएगा बिंदुसार के समय कौन आया था? बिंदुसार के समय डायमेकस आया था भारत में। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर के चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख किसमें है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख महरौली स्तंभ लेख में है। अगला है 52 नंबर के हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास शासक आए, उनके काल में भारत में अंधेरे के रूप में जाना जाता है तो राजपूत। मतलब क्या कि हर्ष की मृत्यु के बाद जो 7वीं शताब्दी के आसपास शासक आए और उनके काल को भारत में अंधेरे का युग के रूप में जाना था, राजपूत आए थे उसके लिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, याद रखिएगा कि युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो हर्षवर्धन ही था। 53 नंबर के निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कौन था? तो ध्यान रखिए हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो था ना वो अंतिम बौद्ध राजा था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। तो याद रखिए हर्षवर्धन, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं हर्षवर्धन की पहली राजधानी कन्नौज थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान रखिएगा। अगला है 54 नंबर के हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य में हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? देखिए हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए जानकारी जो संघर्ष की जानकारी ना, ये एहोल अभिलेख मिलती है। और याद रखिए एहोल अभिलेख मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। आप याद रखिएगा कि ये जो बंसखेरा जो लेख है ना, बंसखेरा, ये पुलकेशिन के संघर्ष की जानकारी ना बंसखेरा अभिलेख में मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय की संघर्ष की जानकारी नहीं इसमें मिलती है। अगला आपका प्रतापशील हून हिरण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसने की थी? तो याद रखिएगा ये जो है ना, ये प्रभाकर वर्धन ने प्रतापशील हून हिरण केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियों का इन्होंने अपने पद पे लिया था, प्रभाकर वर्धन ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन से थे? देखिए हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर थी कन्नौज। अगला क्वेश्चन है आपका हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना जो की थी वो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी, ध्यान रखिए। विक्रम संवत 58 बीसी में ईसापुर में चलाया था किसने? तो मालवा के राजा विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया था ना, तो इसके बाद इसको चलाया था विक्रम संवत को किसने? तो मालवा के राजा विक्रमादित्य ने शकों को जब पराजित किया था। और याद रखिए शक संवत 78 ईस्वी में, और याद रखिएगा कनिष्क के समय चलाया गया था जब वो अपने राज गद्दी पे बैठा था तब। अगला क्वेश्चन 58 नंबर की हेनसांग को की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। मतलब हेनसांग की भारत में यात्रा के समय ना सूती कपड़ों का उत्पादन सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। 59 नंबर क्या कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो ये कहाँ पे किया था? तो यार कन्नौज व प्रयाग में हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में, ये ध्यान रखिएगा।
अगला 60 नंबर के हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? देखिए हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये वातापी या बदामी का शासक था। अगला 61 नंबर के हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश ने से किया। उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धियां थे, तो याद रखिए ध्रुव सेन द्वितीय से क्या हुआ था कि हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था, इसका बल्लभी नरेश से किया था, जो एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धियां थे ध्रुव सेन द्वितीय। और याद रखिएगा ग्रह ब्रह्मा, ये जो हर्षवर्धन की बहन थी ना राजश्री, इनका विवाह होता ग्रह ब्रह्मा से, ये भी इंपॉर्टेंट है। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो राजश्री का विवाह होता ग्रह ब्रह्मा से, हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर, हिंसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था? तो कहाँ करवाया था? तो याद रखिए प्रयाग में। हिंसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने प्रयाग में महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया था। अगला क्वेश्चन है आपका 63 नंबर, क्या हर्षवर्धन ने किसी नवीन प्रशासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया था? बिल्कुल सही है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपना, ये भी सही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एक दोनों सही है, मतलब व्याख्या करता है। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय कौन थी? तो ये वस्त्र उद्योग थी। अगला क्वेश्चन है आपका 65 नंबर की संगम युगीन सैन्य प्रशासन में क्या शामिल नहीं था? देखिए संगम युगीन सैन्य प्रशासन में हस्ती सेना था शामिल, अश्व सेना था शामिल, नौसेना था, लेकिन घोड़े में सज्जित रथ सेना ये शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 66 किस दक्षिण भारतीय राज्य को उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? चोल में। याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता चोल ही है, ये भी ध्यान रखिएगा। 67 नंबर क्या कि 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किसके द्वारा बसाया गया था? देखिए तंजावुर शहर ना ये विजयालय के द्वारा बसाया गया था। अगला 68 नंबर की चोल अभिलेखों के भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, इनमें से बेलनगाई का संबंध था। बेलनगाई का संबंध किससे था? तो इसका संबंध गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि से था। अगला आपका 69 नंबर की किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा की गई है? तो ध्यान रखिए किसमें की गई है? तो याद क्या शिल्पाधिकारम में तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोवलन और माधवी की कथा की गई है तो शिल्पाधिकारम में। ध्यान रखिए तमिल ग्रंथ कहते हैं इसको, तमिलों का साहित्य कहते हैं किसको? तो शिल्पाधिकारम को कहते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें। देखिए अगर हम बात करते हैं राजा राम प्रथम ने नौसेना अभियानों द्वारा बर्मा को छोड़ कुछ भागों पर मलाया पर एवं सुमात्रा पर अधिकार किया, तो राजा राम प्रथम नहीं बल्कि राजेंद्र प्रथम ने। किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने क्या हुआ था कि नौसेना अभियानों द्वारा बर्मा के कुछ भागों पर, मलाया पर एवं सुमात्रा पर अधिकार कर लिया था। तो पहला आपका गलत हो जाएगा। राजेंद्र प्रथम ने लंका यानी कि सिलोन पर विजय प्राप्त किया था, ये भी आपका सही है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि चोल राजाओं द्वारा उत्तरी लंका पर तब तक अधिकार बनाए रखा जब तक कि विजय बाहु प्रथम द्वारा उन्हें निष्कासित नहीं किया गया, ये भी आपका सही है। अगर हम बात करते हैं डी में कि चोल शक्ति की 13वीं शताब्दी में उस समय हास हुआ जब उनके क्षेत्र का होयसल एवं पांडव शक्तियों के मध्य विभाजन हो गया, ये भी आपका सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा, बाकी आपका सही है। तो इनसे से पूछा रहा है कि सही कौन है, तो सही आपका हो जाएगा बी, सी और डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ए गलत हो जाएगा। 71 नंबर के निम्न से किस पल्लव शासक ने चित्रकारों का व्याघ्र और चित्रकारी मंदिर निर्माता का उपाधि धारण कीजिए? किसने? तो महेंद्र वर्मन ने। महेंद्र वर्मन प्रथम ने चित्रकारपल्ली और चित्रकारी की उपाधि धारण किसी के? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। अगला है कि किस पल्लव शासक के शासनकाल में वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची की यात्रा की थी? तो ध्यान किसके समय की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महेंद्र वर्मन प्रथम ने वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी में कांची की यात्रा की थी, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 73 नंबर कि महान चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय की हार और विनाश के बाद किस पल्लव राजा ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन तैयार किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। मतलब नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय की हार और विनाश के बाद वातापी कुंड की उपाधि धारण किसी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 74 नंबर कांची में प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर के द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा बनाया गया था? याद किया नरसिंह वर्मन के द्वारा, द्वितीय के द्वारा कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया गया था। अगला 75 नंबर की महाबलीपुरम के सम्राट तट का मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो महाबलीपुरम में समुद्र तट का मंदिर जो बनाया गया था किसके शासनकाल में? तो ध्यान रखिए इसको बनाया गया था नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बनाया गया था। 76 नंबर किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच में लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ये जो था महेंद्र वर्मन द्वितीय। तो महेंद्र वर्मन द्वितीय शासक के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच में लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ था। 70 नंबर क्या कि रवि कृति एक जैन जिन्होंने एहोल चॉकलेट्स की रचना की थी, ये चॉकलेट नहीं हो जाएगा, एहोल अभिलेख होगा, टाइपिंग मिस्टेक है, एहोल अभिलेख।
एहोल अभिलेख की रचना की थी, उन्हें पूर्वजों द्वारा संरक्षित किया गया था। तो इसको पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, याद रखिए रवि कीर्ति एक जैन जिन्होंने एहोल अभिलेख की रचना की थी, उन्हें पूर्वजों द्वारा संरक्षित किया गया था, तो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, सॉरी 77 का होता है पुलकेशिन। 78 देखते हैं कि एहोल में रावण मंदिर, रावणी गुफा, रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली में चित्रित किया गया है? तो याद क्या पल्लव, यानी कि याद रखिए एहोल में रावण मंदिर, रावणी गुफा और दुर्गा यानी कि दुर्गा मंदिर में जो पल्लव वंश की स्थापत्य शैली का चित्रित किया गया है। 79 नंबर क्या कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्का, टाका और चांदी का सिक्का जीतल चलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने बल्कि इल्तुतमिश ने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था, ध्यान रखिएगा। सातवाहन काल की सिक्का प्रणाली में चांदी, तांबे, सीसा और प्रोटीन के सिक्के शामिल थे। बिल्कुल आपका ये इसमें शामिल थे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि बहमनी राजाओं द्वारा जारी किए गए सिक्के को वराह कहा जाता था। तो देखिए बड़ा मतलब नहीं, बहमनी राजाओं नहीं बल्कि गुप्त राजा के सिक्के को ना वराह कहा जाता था, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या कि शाहरुखी सिक्के चंद्रगुप्त मौर्य ने चलाए थे, नहीं, शाहरुखी सिक्के बाबर ने चलाए थे। किसने? तो शाहरुखी सिक्के बाबर ने चलवाए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 80 नंबर की 554 ईस्वी के हर शिलालेख के में यज्ञवर्मन के किस स्थान से उदय का उल्लेख मिलता है? तो याद रखिए कन्नौज, मतलब 554 ईस्वी के हर शिलालेख में यज्ञवर्मन के कन्नौज के उदय का उल्लेख मिलता है। अगला देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन है, क्या निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राजा प्रथम ने किया था। बिल्कुल आपका सही है। विजयनगर साम्राज्य में सबसे महान शासक कृष्णदेव राय तुलुक वंश के थे, ये भी आपका सही है। और तालिकोटा का युद्ध कारण चोल साम्राज्य का पतन हुआ था, ये आपका गलत है। तालिकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में हुआ था। इसमें ना चोल का नहीं बल्कि विजयनगर, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया था? पतन हो गया था। 1 2 आपका सही है, 3 इसमें आपका 3 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 82 नंबर की विजयनगर राजाओं ने निम्नलिखित में से किस देवताओं का नाम पर शासन किया था? तो याद रखिएगा ये आपका विरूपाक्ष देवता, विजयनगर राजाओं ने विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन किया था। अगला 83 नंबर क्या कि बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? याद रखिएगा बहमनी सल्तनत की स्थापना जो की थी वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी, ध्यान रखिएगा। अगला 84 नंबर की निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने त्रिवेदनम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांड्य राजा को पकड़ लिया? तो किसने किया था? तो ध्यान रखिए राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने त्रिवेदनम में चेरा नौसेना को नष्ट कर दिया और फिर पांडव राजा को पकड़ लिया। तो किसने? तो राजेंद्र प्रथम ने। अगला 85 नंबर क्या कि गंगाईकोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा ये राजेंद्र प्रथम ने गंगाईकोंडा चोलपुरम शहर की स्थापना की थी। 86 नंबर क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मत्स्य ग्रहण उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमन और ग्रीको रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता है? तो ये कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा ये जो था आपका ये था ओडिका मेडू। ओडिका मेडू जो था मत्स्य ग्रहण उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमन और ग्रीको रोमन के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था। तो ओडिका मेडू हो जाएगा। अगला 87 नंबर की चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार मंदिरों का उपहार में दी जाती थी। तो मंदिरों को उपहार में दी जाती थी तो याद रखिएगा त्रियुना माटुकनी। याद रखिएगा कि चोल वंश के अभिलेखों के अनुसार मंदिरों को उपहार में दिया थी, याद रखिएगा त्रियुना माटुकनी। नाम तो देखिए थोड़ा सा अजीब नाम है, पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। 88 नंबर क्या किस राजवंश के शासनकाल में दक्षिण भारत का स्वर्ण युग माना जाता? तो ध्यान क्या चोल। चोल के राजवंश शासनकाल में दक्षिण भारत का स्वर्णयुग कहते हैं और याद रखिए उत्तर भारत का स्वर्ण गुप्त काल कहते हैं, भी ध्यान रखिएगा। अगला 89 नंबर क्या कि मिलिंद पनो महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित यह किस भाषा में लिखा गया था? तो याद रखिए पाली भाषा में लिखा गया था। 90 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुर्जर प्रतिहार वस्तु शैली का नहीं है? देखिए गोठ मंगलोद की दधिमती माता मंदिर ये है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर ये नहीं है, ये उत्तर भारत का है, ठीक है। और ओसिया का सूर्य मंदिर ये है और चार चौमा का शिव मंदिर ये भी है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आपका ये उत्तर भारत का है, ये ध्यान रखिएगा। 91 नंबर क्या क्या 18वीं लोकसभा के चुनाव में बाद में मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसने था? गिरिराज सिंह जो बेगूसराय के, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने के लिए उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र का प्रकाशित किया था? तो ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है? तो इसका नाम जो है आपका लोक संग्रह, ये ध्यान रखिएगा। सूची को सूची दूसरे में आपको पता है कि भागलपुर में रेशम सिल्क यानी कि कुछ प्रकार का तसर रेशम। जमुई में आपको क्या हो जाएगा? तो सोना हो जाएगा। मधेपुरा में हो जाएगा रेल डिब्बे और वैशाली में हो जाएगा पुष्प उत्पादन, ये ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 4 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। रेल इंजन गिनी को निर्यात किया जाएगा बिहार के द्वारा, ये ध्यान रखिए। 94 नंबर की बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की थी? ध्यान किया 1982 में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना 1982 में की गई थी। 95 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1912 में पटना अधिवेशन की अध्यक्षता आर एन मधुलकर साहब ने किए थे, ये ध्यान रखिएगा। 96 नंबर की हाल ही में
उद्घाटन किया गया कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में होगा, तो पटना में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर के अंग्रेजी नीतियों के आलोचनाकृति गरीब हिंदुस्तान जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था, उसके लेखक का नाम बताइए, तो मोहम्मद बली हसन थे। 98 नंबर क्या कि बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान 19.5% है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। 99 नंबर क्या कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित है, तो ये 100 वर्ष जो है ना वो थी एन ओझा के द्वारा संपादित है। 100 नंबर की बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र का नाम क्या है, तो सर्व हितैषी। ये याद रखिएगा, ये बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र का नाम है क्या, तो सर्व हितैषी। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। होमवर्क में लिखिएगा आपको ना जनवरी फरवरी मार्च का आपका रिवीजन करना है। बायोलॉजी में आपको पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र पढ़ के आना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।